जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th में फिजिक्स में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। इसके पहले हम जो भी बता दिए थे, अगर उसको देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th फिजिक्स करके, उसको जाके चेक कर लीजिए। शुरू से सीरियल नंबर से आपको बताया गया है। फिर भी ऐसे भी नहीं समझ में आवे तो टॉपिक वाइज हम थंबनेल लगा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, कूलम्ब्स लॉ है क्या, कूलम्ब का क्या कहना था। तो देखो, हिस्ट्री पे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, फिजिक्स है तो कोशिश करें कि फिजिक्स तक ही रहें। ज़्यादा हिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में रहेंगे, ज़्यादा हिस्ट्री के पीछे हम नहीं जाना चाहेंगे। हिस्ट्री आपको मिल जाएगा कहीं कहीं से, मेन हम साइंस पे फोकस कर रहे हैं। अब कूलम्ब का नियम क्या है देखो। According to Coulomb's law, the magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion between any two-point charge at rest is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है, जो इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, हिंदी वाले को समझाना पड़ेगा। तो कूलम्ब देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ का मतलब हो गया कूलम्ब के नियम। ठीक है, कूलम्ब के नियम थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। कूलम्ब के नियम और अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, के अनुसार। तो हम कह सकते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार। क्या क्या जानना क्या चाहते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार? देखिए, कूलम्ब के नियम के अनुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? परिमाण। हमको डायरेक्शन वायरेक्शन पे मत जाना, ठीक है, मतलब डायरेक्शन पे नहीं जाना है हमको, सिर्फ परिमाण से मतलब है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ऑफ मतलब क्या, ऑफ मतलब का होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का परिमाण। सिर्फ इतना अगर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का परिमाण, वो भी कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ऑफ मतलब का। और देखिए, जिनको इंग्लिश से डर लगता है हमेशा कहते हैं कि ऑफ जब भी लगे तो रिटर्निंग में चलना। जैसे रिपल्सन मतलब क्या होता है? विकर्षण। और अट्रैक्शन माने क्या होता है? आकर्षण। ये सब चीज़ आपको 50 बार मिलेगा फिजिक्स में। रिपल्सन या रिपल्सन मतलब समझ गए ना, विकर्षण। और अट्रैक्शन माने क्या? आकर्षण। तो विकर्षण या आकर्षण का बल, अब बल न स्थिर वैद्युत बल का परिमाण। अब किसके बीच अट्रैक्शन, किसके बीच रिपल्सन? बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। बिटवीन मतलब के बीच में, एनी टू पॉइंट चार्ज किसी भी दो, किसी भी, एनी मतलब किसी भी, टू मतलब दो, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच में। हालांकि वो दोनों बिंदु आवेश कैसा होना चाहिए? एट रेस्ट, वो दोनों पॉइंट चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। मतलब कि आवेश के, परिमाण के, आवेश के, ऑफ मतलब के, परिमाण, ऑफ मतलब फिर के, गुणनफल के सीधा समानुपाती। और एंड मतलब क्या होगा? और व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती?
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यही चीज़ पहले हम हिंदी में बोल देते हैं क्योंकि हिंदी वाले को दिक्कत नहीं हो। इसका मतलब क्या था, देखो प्योर हिंदी अब करना ज़रूरी नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। इसमें 2-3 वर्ड आप देखे होंगे, एट रेस्ट, पॉइंट चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये सब देखे होंगे। तो इसको सजाकर अगर लिखना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं कि दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला, दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल या अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल या विकर्षण बल, जो भी बोलो, अस्थिर वैद्युत बल का परिमाण, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फर्स्ट लॉ ये कहना चाहता है कि जैसे सपोज दैट एक चार्ज है Q1, इसे वहाँ हम बना दिए थे, और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये बतलाना चाह रहा है कि दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वह इन दोनों चार्ज के गुणनफल का सीधा समानुपाती हो गया। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड क्या कहना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। वर्ग अब व्युत्क्रमानुपाती मान नीचे इक्वेशन सेकेंड, दोनों को अगर मिला देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब हम लिख सकते हैं कि बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मिला दे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा में R²। बाद में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे कुछ गुना कर देते हैं C, सॉरी, तो Q1 इंटू Q2 बटा में R², ये हो गया। हालांकि ये सब नीचे हम लिखे हुए थे, ठीक है। अब इसमें C क्या है, C ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आता है। C को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लें, हालांकि इसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक रफली जानकारी देते हैं कि C है क्या, कूलम्ब्स कांस्टेंट। मतलब ये एक तरह का कांस्टेंट है। अब अगर C निकालना रहे तो C इक्वल टू क्या बोलोगे, खुद सोचो। थोड़ा सा तबीयत नहीं सही लग रहा है। C इक्वल टू क्या होगा, F इंटू R² और बटा में हो जाएगा Q1 इंटू Q2। C तो इधर रह गया, C को हम सॉरी यार तबीयत सही नहीं है थोड़ा सा। C को तो हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए ये जो F है फोर्स, इसका SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और R² है तो उसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चार्ज नीचे है, चार्ज नीचे है, ऊपर जाके हो जाएगा प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर ESI यूनिट हो गया, ठीक है। ESI यूनिट हो गया किसका, हम कह सकते हैं कि दिस इज द SI यूनिट। SI यूनिट किसका, किसका SI यूनिट है, C का, मतलब कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का। कूलम्ब कांस्टेंट का SI मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब जरा डायमेंशन भी बता दो इसका, इसका डायमेंशन क्या होगा, जरा वो भी चेक कर लिया जाए एक बार। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन, इसका डायमेंशन एक तरह से रट लिया जाना चाहिए आप लोग को, MLT-2 इसका डायमेंशन होता है। अब कैसे होता है तो उसके लिए kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। फिलहाल MLT-2 याद रखना न्यूटन, और ये बोला मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर मतलब L⁻², और ये तो कूलम्ब है,
कूलम्ब कहाँ से निकालेंगे? तो देखो कूलम्ब को हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर बता देते हैं। कूलम्ब को हम लोग लिखते हैं I गुने T। टाइम आने पर ये भी समझ में आएगा कैसे हुआ जो, यानी कूलम्ब का डायमेंशन लिखेंगे तो I के लिए एम्पियर और टाइम के लिए T। तो यहाँ लिखने वाले हैं A और गुने T, लेकिन स्क्वायर है वो भी माइनस में, तो -2 और T पे भी -2, यानी ML हो जाएगा 1 और 2 3। यहाँ L पर पावर 1, वहाँ L पे पावर 2, तो 3 को हो गया। T कितना हो जाएगा? यहाँ -2, वहाँ -2, -4 और A टू दी पावर -2। तो ये हो गया कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशन। ध्यान देना, ये वाला हो गया कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशन, और ये हो गया कूलम्ब कांस्टेंट का SI मात्रक। तो तबीयत सही नहीं, इसलिए जवान लड़खड़ा रहा है। अब ये कूलम्ब कांस्टेंट आगे पढ़ोगे, आगे क्या आज हम बताना नहीं चाह रहे हैं। ये जो C लिख रहे हैं हम बार बार कूलम्ब कांस्टेंट, C को हम बताएंगे कल, या आज लिख देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी C को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका SI मात्रक अगर कोई पूछते तो अभी लिख दिए SI यूनिट क्या होगा, लिखल है, अब देख के लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन हम पूछे तो डायमेंशन भी बता दोगे, वो भी लिखल है ML 3T-4 A टू दी पावर -2। इसका वैल्यू पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 × 10 टू दी पावर 9। बाकी SI मात्रक पीछे चिपका दो, नहीं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन डिफाइन हम कैसे करेंगे इसको, डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जैसे देखिए अभी कूलम्ब फोर्स आप लोग देखें कि F इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू C रहने देते हैं। C के कुछ भी लिखो, नए समझ में आवे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो C, तो Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। ये C को हम लोग कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए इसके डिफिनेशन के लिए, जैसे Q1 है तो Q1 और ये Q2 है तो Q2। Q1 का परिमाण 1 कूलम्ब होना चाहिए और Q2 का भी परिमाण 1 कूलम्ब होना चाहिए, और दोनों के बीच में जो दूरी है ना R, वो 1 मीटर होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 दोनों का परिमाण 1 कूलम्ब हो और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों पर अपोजिट चार्ज होगा, एगो पे प्लस एगो पे माइनस। विकर्षण कब होगा? जब दोनों पे प्लस होगा या दोनों पर माइनस होगा। तो जब दोनों बिंदु आवेश का परिमाण 1 कूलम्ब होगा, दो बिंदु आवेश लिए हैं, दोनों बिंदु आवेश का परिमाण 1 कूलम्ब होगा और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा, तो उनके बीच में लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल ही कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है। क्योंकि दो बिंदु आवेश है, दोनों का परिमाण कितना है? 1 कूलम्ब है, ठीक है, दोनों का परिमाण 1 कूलम्ब है। दोनों को कितनी दूरी पे रखेंगे? 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, तो उसके बीच में कुछ न कुछ तो आकर्षण बल या विकर्षण बल लगेगा, या कहो अस्थिर वैद्युत बल लगेगा। जितना अस्थिर वैद्युत बल लगेगा उसे ही कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। हम 2-3 बार फिर से हिंदी बोल देते, एक बार और हिंदी बोल देते हैं। दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण 1 कूलम्ब हो, उन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए या 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो उनके बीच लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल ही कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है, या कूलम्ब का नियतांक कहलाता है। ये तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। अब अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करेगा भाई, हम उसका भी समाधान लाए हैं। देखिए, इफ़ 2 पॉइंट चार्ज, थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस
of 1 coulomb are kept at a distance of 1 meter, then the electrostatic force acts between them is called Coulomb's कांस्टेंट। बाकी तो फोर्स आप जानते हैं, C है, Q1 है, Q2 है, बटा में R² है। जिसमें करना क्या है कि इफ़ Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम्ब कर दिए, R को 1 मीटर कर दिए, तो F इक्वल टू बच गया क्या, C। जितना फोर्स लगेगा वही कूलम्ब कांस्टेंट कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको उतार लीजिए। अब हम आज जैसा कि बोले हैं कि इस C को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा जाता है? तो ठीक है, इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज यहीं तक। आज का टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब कांस्टेंट। आज का यही टॉपिक था। कल का जो टॉपिक रहेगा वो होगा परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो कल के वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसी तरह से वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास पर डे टाइम पर वीडियो पहुंच जाए। और मानते हैं कि अभी थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है या फिर शादी ब्याह का माहौल है, तो इधर उधर क्या करें, अगल बगल भी शादी ब्याह रहता है। अब इतना सारा डीजे वीजे बाजा बजा देता है कि वीडियो को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते। तो 1 मार्च से पक्का है कि आपका मतलब जो क्लास है वो टाइम पर मिल रहेगा, और हर एक क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, सब चीज़। फिलहाल फरवरी तक तो ऐसे ही चलेगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।